वेलकम बैक। एक दर्दनाक हादसा जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। एयर इंडिया का विमान हादसा। इस दुर्घटना ने न सिर्फ यात्रियों की जिंदगी छीनी बल्कि जमीन पर मौजूद निर्दोष छात्रों की भी जान ले ली। अब ऐसे हादसों के बाद सिर्फ भावनात्मक आघात नहीं होता है, कई कानूनी और वित्तीय सवाल भी उठते हैं जिनका जवाब जानना हर नागरिक और हर यात्री के लिए ज़रूरी है। आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे उन तमाम पहलुओं की जो इस हादसे से जुड़े हैं। क्या आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ऐसे हादसों में आपका साथ देता है? क्या एयरलाइंस की कोई लीगल जिम्मेदारी बनती है? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं मुआवजों के मामले में? और सबसे अहम, जमीन पर मारे गए लोगों का क्या, उनके परिवार को आखिर कौन जवाब देगा? इसी पर हम तमाम तरह के सवाल जो है हमारे मेहमानों के सामने आज रखेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं सज्जा प्रवीण चौधरी, डायरेक्टर हैं पॉलिसी बाजार में। सज्जा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और हालांकि ये सारे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन जितनी बार समझाए जाए उतनी बार कम है। आमतौर पर ट्रैवल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, ऐसे विमान हादसों को किस तरह से कवर किया जाता है? क्या क्या पहलू हैं जो शायद हमको पता नहीं होते जब हम ट्रैवल इंश्योरेंस ले भी रहे हो? तो सज्जा, देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस में आप जनरली इसको पहले ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो सम इंश्योर्ड होता है वो प्राइमरली आपका मेडिकल एक्सपेंसेस को लेके डिसाइड किया जाता है। आपने मान लो 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड डॉलर का, जनरली डॉलर्स में गिना जाता है। अगर 1 लाख डॉलर या 2 लाख डॉलर या 1.5 लाख डॉलर का आपने सम इंश्योर्ड लिया है, ये सम इंश्योर्ड आप अगर बाहर जाते हो और कुछ बीमारी की वजह से आप या किसी एक्सीडेंट की वजह से आप हॉस्पिटलाइज होते हो, उसमें उस सम इंश्योर्ड तक आपको ट्रीटमेंट में कवर किया जाता है। हैविंग सेड दैट, उसमें एक्सीडेंट डेथ की सिचुएशन में उसमें एक सब लिमिट रहते हैं, जो कि जैसे कि $10,000 हो या $20,000 हो, वो सब लिमिट के हिसाब से पे आउट होता है। जिसकी जैसे कि इस तरह के सिचुएशन में ऑलमोस्ट सभी लोगों का डेथ हुआ है, तो जिन जिन लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है उनको वो जो सम इंश्योर्ड उन्होंने जो लिया था, उसमें जो एक्सीडेंटल डेथ का जो सब लिमिट है उसके हिसाब से उनको पे आउट होता है। तो आपको ये देखना जरूरी है, आप जब भी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, आप बिकॉज बहुत सारे कंपनीज है और विद इन कंपनीज बहुत सारे प्लान्स है, आप उनको कंपेयर कर सकते हो ताकि देख सके कि उसमें कौन सा वाला कवरेज है या कौन सा वाला कवरेज नहीं है। जैसे कि किसी में आपका अगर रिपैट्रिएशन ऑफ, अगर कोई किसी का जान चले जाती है, रिपैट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स जो है, मतलब उसको जो वापस लेके आने के लिए उसका खर्चा भी ट्रैवल इंश्योरेंस देता है। या किसी को कंपेनियन को वहां पे विजिट करने के लिए भी टिकट्स और उस तरह का खर्चा भी बिल्कुल देता है। उस तरह के जी। सिचुएशन में आप जब कंपेयर करोगे, आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि कौन सी वाली फीचर्स कवर्ड है, कौन सी वाली फीचर्स कवर्ड नहीं है। या दूसरी चीज है कि ठीक मान है, लो वो 1 लाख या 2 लाख डॉलर के अंदर क्या एक ही एक्सीडेंटल लिमिट, फीचर सज्जा एक्सीडेंटल आप डेथ। फीचर्स आप घरेलू अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बीमा कवरेज के से भी समझाइएगा, और समय थोड़ा सा कम होगा, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा सज्जा प्लीज। तो एक्सीडेंटल लिमिट आपका $10,000 है कि $20,000 है, आप उसके हिसाब से कंपेयर करके आप प्लान ले सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, कुछ खास कवरेज में फर्क होगा अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स में? जनरली जो ट्रैवल इंश्योरेंस जो कहा जाता है आज के दिन में, अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल इंश्योरेंस ही लोग लेते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस जनरली इंडिविजुअल लोग कोई लेते नहीं है, बहुत कम लोग लेते हैं। यस, अंतरराष्ट्रीय वाले में ऑब्वियसली मतलब डेथ के सिचुएशन में जो कवरेजेस होते हैं वो बहुत लिमिट्स भी जो इंश्योरेंस कंपनीज देते हैं वो ज्यादा देते हैं। और वो डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन और पासपोर्ट और मोटर रिमेन्स को वापस लेके आना, इस तरह के बहुत सारी चीजें कवर करते हैं। वेरियस डोमेस्टिक जो इंश्योरेंस होता है या डोमेस्टिक पॉलिसी जनरली जो कवर करते हैं वो बैगेज लॉस या डेथ भी वो एक लिमिटेड वैल्यू तक कवर करते हैं, और वो उतना एक्सटेंसिवली कवर नहीं करते जैसे कि अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है। और डोमेस्टिक जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो ज्यादातर कॉर्पोरेट्स लेते हैं अपने मोस्टली हाई लेवल एम्प्लॉइज या जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं कॉर्पोरेट्स, और उसमें थोड़ा ज्यादा कवरेजेस लेते हैं बिकॉज वो कस्टमाइज कर सकते हो आप उसको। अदरवाइज आपको जनरली जो इंडिविजुअली जो लोग लेते हैं वो अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल इंश्योरेंस की लेते हैं और उसी की बात होती है जनरली। सज्जा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर एयरलाइन की जिम्मेदारी के बारे में भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय विमानन कानून के अनुसार ऐसे हादसों में एयरलाइन की प्रमुख जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, ये बताइएगा। क्या हादसे का जो कारण है, जैसे तकनीकी खराबी हो गई या मानवीय गलती हो गई, एयरलाइन की जिम्मेदारी को किस तरह से प्रभावित करता है? पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने की अगर बात हो तो एयरलाइन को कितनी जल्दी कार्रवाई कर लेनी चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक है कि आपका जो इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो कहते हैं, जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेके एक क्लियर
सेक्शन है जो कॉल आउट करता है कि किस सिचुएशन में कितना पे आउट होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका एयरलाइन का कुछ गलती हो या ना हो। अनलेस सिचुएशन में एयरलाइन का बिल्कुल गलती नहीं है और पैसेंजर ने कुछ गलत किया और उसके साथ उसके बैगेज के साथ कुछ हुआ, वो अलग सिचुएशन है। बट इस तरह के सिचुएशन में जहां बहुत सारे लोगों का मौत हो गई है और सारे सिचुएशन में वो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के हिसाब से रफली अबाउट $2 लाख तक उनको फैमिलीज को पे करना होता है। और जनरली इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसीज के थ्रू एयरलाइन ने भी इसको कवर किया होगा उनके रिस्क को भी। हैविंग सेड दैट, जैसे आप अगर डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक का क्या होता है, वो अपना देश का जो कानून होता है उसके हिसाब से कवरेज होता है, जो कि कुछ सिचुएशन में आई थिंक हमारे देश में भी ये था कि वो इंटरनेशनल के हिसाब से उसको बेंचमार्क करके कुछ कानून बनाया गया है। पर इस वाले सिचुएशन में लिमिट्स है, उस लिमिट्स के हिसाब से पे आउट मिलेगा। अगर मान लो ये तब है कि जब तक मान लो कोई नेग्लिजेंस या कुछ और रिपोर्ट में नहीं आता है। अगर मान लो किसी की तरफ से अगर नेग्लिजेंस या कुछ और निकल के आता है, अगर मान लो ये गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अथॉरिटी जब इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसमें उस वाले सिचुएशन में वो चाहे पैसेंजर का फैमिलीज हो या ऑन द ग्राउंड जो अफेक्टेड हो, वो लोग नॉर्मल जिस तरीके से नॉर्मल लाइबिलिटी होता है, एक थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होता है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में जनरली कोई लिमिट नहीं कहा जाता है, सेट नहीं किया जाता है। आप एक कोर्ट को या अथॉरिटी है उसको अप्रोच कर सकते हो और बोल सकते हो मेरे को ये वाला इम्पैक्ट हुआ है, इसकी वजह से मेरे को इतना अमाउंट मिलना चाहिए। और जो भी अथॉरिटीज या कोर्ट डिसाइड करती है उसके हिसाब से वो जो एयरलाइन या जो भी है, इस वाले सिचुएशन में अगर मान लो कोई पार्टी को अगर फाइंड आउट किया जाता है कि रेस्पॉन्सिबल है या किसी का नेग्लिजेंस है, फिर उनको पे करना होता है। पर हैविंग सेड दैट, अभी इस सिचुएशन में अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं है, और जब अगर कुछ आता है तो ये इम्पैक्ट होगा। अदरवाइज अगर इस तरह का कुछ नेग्लिजेंस या कुछ प्रूव नहीं होता है, फिर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के हिसाब से जो भी लिमिट्स बताया गया उसमें, जो कि $2 लाख का लिमिट होता है, जिस आज के हिसाब से आप देख सकते हो 1.8 करोड़ रुपीस होता है, उसके हिसाब से पे आउट करना होगा। ऑलराइट सज्जा, बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे सेगमेंट में और मुद्दे पर कवर करने के लिए, लेकिन मेरे पास समय फिलहाल समाप्त हुआ। आप जुड़े, आपने अहम बातें की दर्शकों के साथ और आगे भी इस कड़ी में हम चर्चा को बरकरार रखेंगे, लेकिन फिलहाल शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। धन्यवाद आपका। और दर्शकों से गुजारिश है कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेने से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप भी हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस शो में न केवल निवेश की बात होती है, इंश्योरेंस जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत अहम पहलू है, इनफैक्ट पहला कदम है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। एक पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अब ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप खासतौर से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो सवाल भेजिए, हमारे एक्सपर्ट जवाब देंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।